एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री के आपने चैप्टर 5 के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और क्या क्या परेशानियां उसके सामने आ गई उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद, और किस तरीके से उस टाइम के कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत महंगी है, महंगी होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसमें आ करके इस फील्ड में आकर के काम किया और प्रिंटिंग प्रेस को डेवलपमेंट की तरफ ले गया। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में दिया था। अगर उस लेक्चर को अभी तक आप नहीं देखा तो जाकर के देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन पे भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, आज का जो लेक्चर हमारा है उससे हम आगे कहानी बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एंडिंग में यहाँ छोड़ कर रखा था कि हम लोग ये देखेंगे कि 1770 से लेकर के 1800 तक इस टाइम पीरियड के बीच में कितने सारे प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड हुए थे, किन लोगों ने किए थे, उसके ज़रिए किन चीज़ों को प्रिंट किया जा रहा था, किन चीज़ों को पब्लिश किया जा रहा था, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज के लेक्चर में उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें आज जानना है और देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने कमर्शियल फील्ड में यानी कि एज अ बिजनेस से किस तरीके से ग्रो हुआ एंड इसने किस तरीके से एजुकेशन को सपोर्ट किया और ज़्यादा फैलने में। तो चलिए बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आपको करना है एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है और अपनी काहिली को उठा करके किनारे पटक देना है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर का कहानी स्टार्ट होता है 1777 से। हमने यहाँ पर कुछ नाम लिए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिया और एक्स्ट्रा किसी भी शख्स का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और जो इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है बस मैंने उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नहीं मिलेगी। तो इस लेक्चर में जो बात आपको बताई जा रही है उसको 1 बाय 1 करके नोट करें। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले एग्जाम्स में। ऑल क्लियर? देखिए, तो जेम्स ए हिकी जो थे हमारे, ये सबसे पहले आए थे, ये इंडिया में थे, हम इंडिया आए थे। इन्होंने 1777 में कैलकाटा प्रेस के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। कैलकाटा प्रेस के नाम से प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। इस प्रिंटिंग प्रेस में ये जनरली क्या प्रिंट करते थे? मिलिट्री बिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री बिल को पब्लिश किया करते थे स्टार्टिंग में। उसके अलावा इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। याद रखिएगा, छोटा इन्फॉर्मेशन है, चलते रहें, लिखते रहें और याद करते रहें। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जॉन जैकेरिया कैरनिएंडर। प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो माफ़ कीजिएगा। इन्होंने मिशन प्रेस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस, मतलब मिशन प्रेस के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया था 1779 में। इनिशियली क्या था, बेचारा नाराज़ हो गया मुझसे, तो हम लोग कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं, कोई दुख परेशानी की बात नहीं है। इनिशियली ये प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन बुक्स पब्लिश किया करता था। क्रिश्चियन बुक्स जहाँ पे लिखने का मतलब है क्रिश्चियन एक जो रिलीजन है उस रिलीजन से, क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड जितने सारे किताबें होती थी इनिशियली मिशन प्रेस में सिर्फ और सिर्फ वही इस्टेब्लिश्ड हुआ करती थी। बट लेटर क्या हुआ कि इसमें मतलब बाद में इसमें इंग्लिश कैलेंडर, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे स्टाम्प्स, कोर्ट से रिलेटेड जो कागजात हो गए, बिल वगैरह, वो सारी चीज़ें भी पब्लिश होना शुरू हुई थी। उन लोगों ने उसको भी प्रिंट में अपना शामिल किया था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये कमर्शियली फील्ड की तरफ भी चले गया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस एज अ बिजनेस यहाँ से बनते हुआ दिखाई देने लगा लोगों को, यहाँ से शुरू हुआ। तीसरे नंबर पर हमारे जो शख्स आते हैं उनका नाम है हमारा चार्ल्स विल्किंस। ये इंडिया आए थे 1770 में, ठीक है, 1770 में इंडिया आए थे और 1778 में इन्होंने कंपनी प्रेस के नाम से, इनका प्रिंटिंग प्रेस का जो नाम था वो कंपनी प्रेस था, वो उन्होंने मालदा में इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इन्होंने एक प्रेस कैलकाटा इस्टेब्लिश किया 1781 में। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा प्रेस, यहाँ पर ए छूट गया है स्पेलिंग में, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट तो उतना कर ही लोगे, कैलकाटा प्रेस। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आपका प्रेस कैलकाटा 1781 में। सिंपल है। 1800 जो ईयर है, साल 1800 ऐसा बताया जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में एक रिवोल्यूशन था, ठीक है। ये इसलिए था कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में ही इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका। और फोर्ट विलियम कॉलेज ये था, ये बुक्स प्रिंट करता था उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। तो इन सारे लैंग्वेजेस में ये बुक को पब्लिश्ड किया करता था। बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद इसी ईयर में सेम विलियम कैरे और विलियम हार्ड, ये दोनों ने मिल करके श्री रामपुर मिशन प्रेस की बुनियाद डाली थी। ये मिशन प्रिंटिंग प्रेस का नाम था श्री रामपुर मिशन प्रेस। ये हुगली में कायम किया था इन लोगों ने। इस मिशन प्रेस के जरिए 1800 से लेकर के 1832 तक इन्होंने, ये देखो, 2,12,000, हाँ 2,12,000 बुक्स इन्होंने पब्लिश की थी 45 इंडियन लैंग्वेजेस में। हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस अभी हैं, उस वक्त जितने लैंग्वेजेस थे उसमें से 45 लैंग्वेजेस में उन्होंने
2,12,000 बुक्स इन्होंने पब्लिश की थी। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप समझ सकते हो कि इससे किस तरीके से एजुकेशन को भी बूस्ट मिला होगा और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस एज अ ट्रेडिशन, एज अ ट्रेड किस तरीके से आगे भी बढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने बाइबल को 25 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश किया था, मतलब ट्रांसलेट हुआ था और उसको प्रिंट करके इन लोगों ने पब्लिश किया था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप उसको देखिए। इसके अलावा गंगा किशोर भट्टाचार्य वो बांग्ला किताब छापने की नीयत से 1818 में उन्होंने बंगाल गैजेट प्रेस कायम किया। बंगाल गैजेट एक न्यूज़पेपर था जो कि जेम्स ए हिगी ने पहले पब्लिश किया था। अब गंगा किशोर भट्टाचार्य ने क्या किया, आपका बंगाल गैजेट प्रेस के नाम से उन्होंने 1818 में इसको बुनियाद डाला था। इस प्रेस में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, दिया भाग, लक्ष्मी चरित्र, गंगा भक्ति तिरंगिनी, चाणक्य सूत्र और कई बांग्ला किताबें शाये हुई थी। और बहुत सारी किताबें आपका बांग्ला थे शायद, जिसमें 4 नाम आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी लूलाल और राजा राम मोहन राय की किताबें भी इसी प्रेस में छपकर मंजर आम पर आए। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हमारे जो 2 महान हस्ती थे, मुंशी लल्लू लाल और राजा राम मोहन राय, इन दोनों की किताबें भी इस मिशन प्रेस में हमारा पब्लिश्ड हुआ करती थी। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने कारोबारी लाइन में यानी कि बिजनेस के तौर तरीके अपना लिए थे और किस तरीके से लोगों ने इसको एज ए ट्रेड अपनाना शुरू कर दिया था। तो अभी तक फ़िलहाल हमने बस इतना ही देखा। अब थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इसने एजुकेशन को और ज़्यादा बूस्ट दिया और एज ए ट्रेड ये और कितना ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला। तो इसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बोला जाता है कि छापा खाना अगर नहीं, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस अगर नहीं होता तो संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, बिथुन स्कूल, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, इनका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। ये सारे इंस्टीट्यूशन मीनिंगलेस हो जाते अगर प्रिंटिंग प्रेस वजूद में नहीं आता तो, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी और किताबें प्रिंट होगी तभी आपको मिलेगी। अब प्रिंट होना कहाँ है, प्रिंटिंग प्रेस में। तो प्रिंटिंग प्रेस एज अ मीडिएटर यहाँ पर काम कर रहा था एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने में। यहाँ तक तो ये सारी बातें क्लियर है आपकी बुक में जो पैराग्राफ दी गई है इससे रिलेटेड, आप उसको पूरे तरीके से पढ़ लेना। आपका सारा जो डाउट्स वगैरह और भी कुछ अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हमने पहले पढ़े, जो सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़े, जैसे हिंदू पैट्रियट थे, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा थे। इसके अलावा एक बुक के बारे में हमने पढ़ा था काली प्रसन्न सिन्हा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने नील दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी किताबें तभी पब्लिश्ड हो पाई थी जब प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था। जस्ट इमेजिन करें कि ये प्रिंटिंग प्रेस होते ही ना तो जो लोग अपने हाथों से किताबें वो ड्रामा लिख रहे थे, न्यूज़पेपर, अब मैं न्यूज़पेपर अगर लिखता हूँ, मैं न्यूज़ लिख देता हूँ न्यूज़पेपर में, ठीक है, बट वो लोगों तक अगर पहुँचते ही नहीं है तो उस न्यूज़पेपर का क्या मीनिंग रह जाता है, वो ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है। तो इन सारी चीज़ों को तभी प्रमोट मिला जब इंडिया में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस एज अ ट्रेड यानी कि वो एज अ बिजनेस का रूप लेने लग रहा था। क्योंकि लोगों को जब दिखा कि हाँ हम लोग इसको भी एज अ बिजनेस यूज़ कर सकते हैं तो लोग इस फील्ड में आए, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया। देन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो लोग इसमें आए तो और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान दिया जाने लगा और इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे तरीके से रिवोल्यूशन ला के रख दिया हमारे एजुकेशन के फील्ड में। एंड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स हमारा, एंड देन बुक्स जो पब्लिश्ड हो रहे थे, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे खासे तादाद में बूस्ट मिला था। और इस बूस्ट का ही नतीजा था कि आज के टाइम में हम लोग इतना ईजिली, इतना अच्छे कंटेंट में बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह को अचीव कंज्यूम कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक पैराग्राफ आपके बुक में, प्रिंटिंग प्रेस बाहैसियत कारोबार, यानी कि बाहैसियत कारोबार प्रिंटिंग प्रेस का क्या मामला था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत ने बंगाल में कारोबार के कुछ नए दरवाजे खुले, लोगों को रोजी रोटी के लिए मौका हासिल हुआ। बंगाली इंटर प्रिंटिंग प्रेस की इब्तदा हुई, बाद में ये नए कारोबार सारे हिंदुस्तान में फैल गए। कारोबार के इन नए मौके में एक नया मौका छापा खाना कायम करना था। 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में छापा खाना अच्छी खासी तादाद में कायम हुए। शुरू में ये मुनाफा बख्श कारोबार नहीं था, लेकिन सिर्फ 20 साल के अरसे में ये कारोबार खूब फला फूला।
थैकर्स और स्पिंक्स जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने कलकत्ता में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, दौलत भी कमाई और शोहरत भी। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा हमारे एक हीरो का नाम अभी आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, किसी भी बिजनेस में लोग तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें प्रॉफिट मिलेगा उस बिज़नेस से, ये क्लियर है। अब जब प्रिंटिंग प्रेस इनिशियली जब आया था तो वहाँ से प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोगों को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। तो लोगों को भी ये पता नहीं था कि हाँ प्रिंट होगा, उसके थ्रू जो बुक्स मिलेगा उसको ख़रीद करके हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उस नॉलेज को। तो ये अवेयरनेस आने में थोड़ा टाइम लगा। तो थोड़ा सा टाइम जो लगा, उस टाइम के बीच में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे उनको कुछ लॉस को झेलना पड़ा अपने बिजनेस में। लेकिन जैसे ही एक तरीके से लोगों को इस चीज़ की आदत लगी तो ये जो बिजनेस एज ए बिजनेस प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देने लगा लोगों को। अब जिस बिज़नेस में प्रॉफिट जनरेट होने लगता है उस बिज़नेस में लोग और आ जाते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों के पास होता है कि वो उस बिज़नेस को चला सकते हैं, कुछ लोग बिज़नेस को नहीं चला सकते बट उस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक बिज़नेस आगे बढ़ता है। और यही सेम मामला हमारा यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस के साथ देखने को मिल रहा था। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा प्रिंटिंग प्रेस आगे बढ़ा एज अ ट्रेड। तो ये मामला आपका क्लियर है। जो 2 पैराग्राफ्स आपके लिखे हैं इन दोनों को आप पढ़ लेना। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जो अच्छी क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अभी तक जो प्रिंटिंग प्रेस में जो चीज़ें प्रिंट हो रही, जो पब्लिश हो रही थी, वो कलरफुल चीज़ें नहीं थी, वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें थी। ठीक है। अब कलरफुल अगर हो भी रहा था तो उसमें जो कलर कंटेक्स्ट आना चाहिए जिस तरीके का, वो नहीं आ पा रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सबसे पहले जो शख्स सामने आए थे, जिनके तरीके काफ़ी कारगर रहे हैं, जिन्होंने अपने मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू न्यूज़पेपर की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाया और ये यहाँ से ये भी समझ में आया कि हाँ भाई अब जो है हम लोग कलरफुल प्रिंट भी कर सकते हैं। उनका नाम था उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरीके से, किस घटना के द्वारा इनका इस तरफ रुझान हुआ कि हाँ भाई मुझे इसकी फील्ड में काम करना चाहिए और इनका क्या बैकग्राउंड था। वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेंगे और कहीं भी इस तरह के कंटेंट आपको माध्यमिक बोर्ड से रिलेटेड नहीं मिलने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।